हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम जो हमें डिडक्शन स्पेशली अलाउड हैं उनकी जो है नेक्स्ट डिडक्शंस आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने 4 डिडक्शन तक कर लिया था और साथ में फॉर्मेट भी कर लिया था कि किस तरह से आप बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम या लॉस कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सो हमारी जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है डिडक्शन विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और बोथ इन इंडिया। चाहे आप अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं पेट्रोलियम की या फिर नेचुरल गैस की या इन दोनों की ही, तो इस केस में आपको डिडक्शन कैसे अलाउड होती है। डिडक्शन विल बी अलाउड इफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उस एग्रीमेंट में एंटर कर जाएगी तो आपको डिडक्शन जो है अलाउड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है द असेसी हैज़ द डिपॉजिट अमाउंट बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। जो असेसी है उसको जो है अमाउंट प्रीवियस ईयर के एंड में एंड होने से पहले डिपॉजिट कराना होगा। अब डिपॉजिट की बात में क्या है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन स्पेशल अकॉर्डेंस विद सेबी SBI specified purpose under the scheme approved by the government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas। अगर स्पेशली वो है साइट स्पेशल कंस्ट्रक्शन से हुई है तो इस स्कीम के अंदर इनको क्या कराना होगा, अमाउंट डिपॉजिट कराना होगा विद द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर के एंड के साथ साथ। ठीक है, उससे पहले इन एन अकाउंट साइट रिस्टोरेशन अकाउंट, अगर या तो वो इसमें करा दे SBI वाले स्कीम के अंदर करा दे या फिर साइट रिस्टोरेशन अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करा दे। अब ये कौन सी है, स्पेसिफाइड पर्पस स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा फ्रेम्ड कराई गई थी। अब इसमें आता है आपका क्वांटम ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन आपको कैसे मिल जाएगी, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया है या फिर 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन। आपने किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं लिया है, जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से 20% ले लेंगे। 20% वो वाले प्रॉफिट का और अमाउंट जो भी आपने डिपॉजिट किया है, इन दोनों में से जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब इस डिडक्शन में कौन कौन सी 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली, डिडक्शन जो है अलाउड तब होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट में एंटर किया होगा SSC के साथ। दूसरी बात कि आपने वो अमाउंट डिपॉजिट कराना है प्रीवियस ईयर के एंड होने से पहले, और डिपॉजिट किस किस स्कीम में कराना है, या तो SBI की स्कीम में या फिर SBI के पास इस स्कीम में स्पेसिफाइड पर्पस वाली जो स्कीम है ये वाली, इस स्कीम में कराना है या फिर साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में कराना है। तो अगर इन दोनों केस में अगर आपने डिपॉजिट कराया है पैसा तो ही आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी। और डिडक्शन कितने की अवेलेबल होगी, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है या 20% प्रॉफिट का, उसमें से किसी भी तरह की आपने डिडक्शन नहीं की है, इन दोनों में से जो भी लेसर अमाउंट होगा उसकी डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर सेक्शन 35 के एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर किसी तरह का साइंटिफिक रिसर्च पर आपने एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा है तो उसकी जो डिडक्शन है आपको अलाउड हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास 4 से 5 केस हैं, तो केसेस देखते हैं। पहला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपने इनकर्ड किया है SSC ने, किसी भी SSC ने बाय हिमसेल्फ खुद से किया है, और ये कौन से सेक्शन में आएगा, सेक्शन 35 सब सेक्शन फर्स्ट अंडर द पॉइंट 1। ठीक है, इसमें जो है आपको जो डिडक्शन है वो पूरी अमाउंट की अलाउ हो जाएगी, बट दिस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च इज मेड इन रिलेशन टू हिज ओन बिजनेस। उसका अगर वो किसी भी तरह का साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है तो वो अपने खुद के बिजनेस के ऊपर करेगा। अगर किसी अदर पर्सन के बिजनेस के ऊपर कर रहा है तो पूरी की पूरी अमाउंट की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। उसका खुद का बिजनेस होना चाहिए, उसी के ऊपर ही उसको पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, पूरे अमाउंट की डिडक्शन। नेक्स्ट है सम्स पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस और अ यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशंस। जो भी आप सम पे कर रहे हैं किसी भी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को या फिर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो इसकी जो डिडक्शन अलाउड होती है वो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 एंड पॉइंट 2 के अंदर अलाउड हो जाएगी। इफ द असेसी कॉन्ट्रीब्यूट एनी सम, अगर किसी भी तरह का सम कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एसोसिएशन से रिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन, तो जो डिडक्शन आपको अलाउड होगी वो होगी 100% की, वेदर द अमाउंट इज रिलेटेड और अनरिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द असेसी। चाहे आपका जो अमाउंट है वो आपके बिजनेस से रिलेट करता है चाहे नहीं करता, आप किसी और के बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो भी आपको डिडक्शन जो है 100% की अलाउड हो जाएगी। कब होगी, जब आप किसी भी अमाउंट को किसी भी एक पर्टिकुलर सम को पे करते हैं किसी एक अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन को या किसी यूनिवर्सिटी को या फिर किसी कॉलेज को या किसी अदर इंस्टीट्यूशन को। ठीक है,
ऊपर वाले में क्या कर रहे थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर खुद इनकट कर रहे थे, ठीक है, आप खुद उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। फिर नेक्स्ट है, अगर आप किसी भी कंपनी को इस साइंटिफिक रिसर्च का अमाउंट पे करते हैं तो 100% की जो है डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती है। लेकिन अगर इफ सच कंपनी इज, उस कंपनी को रजिस्टर होना चाहिए इंडिया में और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, किसी भी एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के थ्रू, और फुलफिल अदर प्रिस्क्राइब कंडीशन, जो भी अदर प्रिस्क्राइब कंडीशंस होंगी उस प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज की, वो भी उसको फुलफिल करनी मैंडेटरी है कंपनी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सम पेड फॉर सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च। अगर आप किसी भी तरह का सोशल या स्टैटिकल रिसर्च के ऊपर कुछ भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसकी 100% की डिडक्शन मिल जाती है। और ये सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 एंड आपका सब सेक्शन 3 के अंदर लाई करेगा। और इन्होंने बोला है वेदर द अमाउंट इज रिलेटेड और अनरिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द एसएससी, चाहे उस अमाउंट का जो भी पार्ट है वो उस बिजनेस से रिलेट करता है चाहे नहीं करता, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और जो भी डिडक्शन अलाउ हो रही हैं कौन कौन से सेक्शन में, सेक्शन 35 फर्स्ट में एंड सब सेक्शन सेकेंड में और सब सेक्शन थर्ड में और सेकेंड ए में, जिस तरह की भी डिडक्शन आपको अलाउड हुई है उनमें कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो अलाउड नहीं होंगी। तो पहली है, प्रिपेयर स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स एंड डिलीवर टू इनकम टैक्स ऑफिसर और अथॉरिटी इन अ प्रिस्क्राइब मैनर एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अगर आपने, इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने किसी भी तरह की स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करी है और इनकम टैक्स ऑफिसर को डिलीवर कर दी और किसी आप प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को उस मैनर में जो है प्रिस्क्राइब मैनर में आपने डिलीवर करी है और प्रिस्क्राइब लिमिट में डिलीवर करी है तो डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। और फर्निश टू द डोनर द सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन, अगर आपने डोनेशन दिया है तो उस केस में भी इसी तरह से ही होगा, आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने इनकर्ड किया है साइंटिफिक रिसर्च पे लेकिन एसएससी ने खुद किया है तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च अगर उसके बिजनेस से रिलेटेड है तो 100% की डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी अगर आपने उसको जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ लैंड को एक्वायर करने के लिए लिया है तो कोई सी भी तरह की जो है डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है साइंटिफिक रिसर्च पर किया है विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स अंडर द बिजनेस हेड और अदर हेड, आपने अगर साइंटिफिक रिसर्च पर अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकट किया है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, ठीक है, आपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया लेकिन आपके प्रॉफिट से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो उस केस में भी आपको जो है डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सम अगर आपने पे किया है किसी नेशनल लेबोरेटरी को या एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी को या फिर किसी इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी को कि वो साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम को जो है रन कर सके तो उस केस में भी आपको 100% की डिडक्शन जो है अलाउड हो जाती है। नेशनल लेबोरेटरी का मतलब होता है कि एक ऐसी साइंटिफिक लेबोरेटरी जो फंक्शन करती है नेशनल लेवल पर और किसके अंडर फंक्शन करती है, इंडियन काउंसिल के अंदर जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड विच इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एज अ नेशनल लेबोरेटरी। यानी किस किस तरह से वो रिसर्च का काम करती है, पहला कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर जो काउंसिल है वो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए है, लेकिन ये जो है अप्रूव्ड होनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा तो ही वो नेशनल लेबोरेटरी कहलाएगी। और ये जो है फंक्शन किस पर करती है, नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च, अगर आप इन हाउस रिसर्च पर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो 100% की जो है डिडक्शन अलाउड हो जाती है, बट इट इज़ नॉट एडमिसेबल इफ़ द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन लैंड या बिल्डिंग। किसी भी लैंड या बिल्डिंग पर अगर आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हाउस रिसर्च या डेवलपमेंट पर नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की जो आपकी डिडक्शन होती है, सॉरी एक्सपेंडिचर होता है उसको उसकी जो डिडक्शन है वो आपको अवेलेबल नहीं होगी।
अगर आप उसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं तो अवेलेबल होगी। अगर उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहे, नॉर्मल से आप जो है लैंड या बिल्डिंग को परचेज करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या उसकी कोई टूट फूट के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह की आपको डिडक्शन 100% अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन द राइट टू यूज स्पेक्ट्रम और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अगर आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इनकर्ड कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, तो 100% की जो डिडक्शन है वो आपको अलाउड हो जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। अगर आप किसी भी तरह का लाइसेंस को परचेज करने के लिए कि आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को ऑपरेट कर सकें, उसके लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डिडक्शन तो अलाउ हो जाएगी। अब कितने की होती है, क्या होती है, ये देखते हैं। Any capital expenditure is incurred on acquisition of any right to operate the telecommunication service either before the commencement of business to operate telecommunication service। चाहे आप जो है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को ऑपरेट करने से पहले एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या फिर आफ्टर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द पेमेंट फॉर विच हैज एक्चुअली मेड टू ऑब्टेन लाइसेंस, और आपने एक्चुअल में पेमेंट अब कर दी है उसकी, देन द डिडक्शन विल बी अलाउड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स will be allowed in equal installments over the relevant previous year। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी, ठीक है। तो जो डिडक्शन मिल जाती है वो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे थे, 10 साल के लिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा है, वो जो लाइसेंस है आपका 10 साल तक चलेगा, तो 10 साल तक चलने के लिए अगर आपने उसके ऊपर 10,000 रुपीज़ इनकर्ड करे हैं, तो आप उसको क्या कर देंगे, वो 10 ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, तो 1,000 रुपीज़ हर पर ईयर का आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर डिडक्शन ले लेनी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 35 AD, जिसमें डिडक्शन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। किसी एक स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर अगर आप किसी तरह का एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं या कोई भी एसएससी इनकर्ड कर रहा है, तो उसको जो है डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। An assessee shall be allowed a deduction in respect of whole of any expenditure of capital nature। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर के लिए उसको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन कौन कौन से एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड होंगे? अगर आपने किसी तरह का एक्सपेंडिचर लैंड या गुडविल को एक्वायर करने के लिए, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्वायर करने के लिए लिया है, तो उस पर डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, लेकिन डिडक्शन 100% की आपको मिल जाती है। फिर उन्होंने बोला है इफ द पेमेंट मेड इन कैश ऑफ पेमेंट इज मेड इन कैश ऑफ रुपीज मोर देन, अगर आपने 10,000 की जो पेमेंट है उस 10,000 की पेमेंट जो है आपने कैश में कर दी, तो डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट आपने कैश में करी है तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। किसमें? स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर, ठीक है। और आपने वो पेमेंट कैसे करनी है? 10,000 से ज़्यादा की अगर पेमेंट है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होगी, तभी आपको डिडक्शन अलाउ होगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन शॉल बी अलाउड इफ, अगर आपको डिडक्शन कब अलाउड होगी? एक्सपेंडिचर अगर आपने कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन से पहले इनकर करा है और जो अमाउंट है वो कैपिटलाइज हो चुका है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एसएससी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन। आपने अपना अमाउंट जो है कैपिटलाइज भी कर दिया बुक में, तो आपको डिडक्शन भी अलाउड हो जाएगी, ठीक है। अब स्पेसिफाइड बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऐसे बिजनेस आते हैं तो वो हम देखते हैं। इसकी एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सी एक लिस्ट है स्पेसिफाइड बिजनेस की, तो देख लेते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस मीन्स एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस, इनमें से कोई एक या इनमें से कोई ज़्यादा अगर बिजनेस एक साथ रन कर रहे हैं तो उसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। पहला है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर आप किसी भी तरह का कोल्ड चेन फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको जो है हम स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं और उसकी डिडक्शन आपको 100% की अलाउ हो जाती है। अब ये कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब क्या है? कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब है कि चेन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। आपको फैसिलिटीज़ किस किस चीज़ की मिल रही हैं? स्टोरेज की और ट्रांसपोर्टेशन की। किन किन की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन? एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस किया है उसकी आपको आप स्टोर करके रख रहे हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की अगर आपने फैसिलिटीज़ रख रखी हैं, सेटअप कर रखी हैं, तो उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगी। मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के ऊपर, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैराइन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर एंड एपीकल्चर, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आपको किसी भी तरह की
आपने इसको ऑपरेट कर रखा है, इसका सेटअप कर रखा है इन फैसिलिटीज़ का, तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। फिर है प्रोसेस्ड फूड आइटम्स अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल्ड कंडीशंस इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन। अगर आपने कोई रेफ्रिजरेटर का, जैसे आपने देखा होगा अगर आप कोई शॉप्स वगैरह पर जाते हो जहाँ पर आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी जाती हैं, उस तरह का रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर आपकी जो आइसक्रीम्स वगैरह रखी जाती हैं, तो ये क्या है, जो आपके प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, अगर इनके लिए किसी भी तरह का आपने रेफ्रिजरेटर के लिए उनकी जो कंडीशंस है उनको कंट्रोल करने के लिए आपने सेटअप किया है या ऑपरेट किया है, तो उसकी डिडक्शन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर आपने किसी भी तरह का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है और उसकी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को सेटअप और ऑपरेट किया है, तो भी आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी, और ये भी आपका स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिर है लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस एंड क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क। अगर आपने इस तरह के नेटवर्क जो है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने, जैसे पेट्रोलियम ऑयल है मान लीजिए, उसका अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए अगर आपने किसी भी तरह का कुछ सेटअप किया है, या फिर आपने किसी तरह का पाइपलाइन या नेटवर्क सेटअप किया है या ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसकी स्टोरेज फैसिलिटी आप रख रहे हैं कि ये पेट्रोलियम ऑयल यहाँ पर स्टोर होना चाहिए, तो इस तरह की अगर आप कोई भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो वो भी आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती है, और इसकी भी डिडक्शन आपको 100% की अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आपने इन सब की में ये बातें ध्यान में रखनी है कि 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं होनी चाहिए कैश में। अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करनी है, ठीक है। उसके बाद है विद इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। अगर हम देखें तो इन्होंने और भी स्पेसिफाइड बिजनेसेस में और चीज़ों को इंक्लूड किया है। फ्रॉम द ईयर 2011 टू 12 ऑन और आफ्टर, कब से लेकर कब तक है, अगर आपने 1 अप्रैल 2010 से लेकर या उसके बाद अगर ऐसे बिजनेस को स्टार्ट किया है जो यहाँ पर अभी मैं बताऊंगी, तो आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं? बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इंडिया। आप जो है किसी भी तरह का बिजनेस या किसी भी तरह की बिल्डिंग जो है आप ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे आपने किसी तरह का न्यू होटल खोला 2 स्टार या उससे अबव वाला, तो और कब खोला है, 1 अप्रैल 2010 के बाद या उस दिन पर, तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। फिर है बिजनेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ हॉस्पिटल। अगर आपने किसी तरह का हॉस्पिटल खोला है और उसमें एटलीस्ट 100 बेड्स होने चाहिए पेशेंट्स के लिए, और वो भी कहाँ होना चाहिए, इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, तो भी आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगी। और बिजनेस फॉर डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउस प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट फ्रेम्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन, हाउस के कंस्ट्रक्शन का, या किसी जो हाउस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं कंस्ट्रक्शन के, अगर उनका जो बिजनेस है वो आपने स्टार्ट किया है विद द असेसमेंट ईयर, अगर इस असेसमेंट ईयर के अगेंस्ट चलते हुए इस वाले डेट को या इस वाले डेट के बाद, तो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है विद द इफेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर 2012 टू 13, और इसमें कब कौन सी डेट दे रखी है आपको, 1 अप्रैल 2011 की। अगर आपने किसी भी तरह की हाउस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है, बिल्डिंग को डेवलप किया है अंडर अ स्कीम ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, किसकी स्कीम में, अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी नोटिफाइड बोर्ड ने कंडक्ट की है या उनकी तरफ फ्रेम की गई है उनके द्वारा, तो उस तरह की अगर स्कीम में आपने डेवलप या हाउस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है या किसी बिल्डिंग को डेवलप किया है, तो आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। और प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, अगर आप किसी भी तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं फर्टिलाइजर की, तो भी आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है 13-14 में डेट कौन सी बोल रखी है, देखो इससे पहले वाली डेट ले लेना, 13 स्टार्ट हुआ है तो 12 की हो जाएगी 2012, 1 अप्रैल 2012, तो फिर उस ऐसे ही पिछले वाले में भी देख लेना, ठीक है। तो सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग इन इनलैंड कंटेनर डिपोट और अ कंटेनर फ्राइट स्टेशन। अगर आपने इनलैंड कंटेनर डिपोट को सेटअप किया है, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर कंटेनर फ्राइट स्टेशन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। फिर है बिजनेस इन बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। अगर आपने बी कीप कर रखी है, यानी उनको ले रखा है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, हनी की प्रोडक्शन कर रहे हैं और वैक्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस तरह का अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो भी आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। फिर है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो है आप वो भी सेटअप कर रहे हैं और उस वेयर हाउस फैसिलिटी को ऑपरेट कर रहे हैं, किसके लिए ऑपरेट कर रहे हैं, शुगर को स्टोर करने के लिए, तो भी आपको जो है डिडक्शन अलाउड हो जाएगी अंडर द असेसमेंट ईयर 2013 एंड 14 के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है
लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, अगर आपने आयरन ओर का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए अगर आपने किसी भी तरह का स्लरी पाइपलाइन को ऑपरेट किया है या उसको बना रहे हैं तो भी आपको डिडक्शन जो है अवेलेबल हो जाएगी। आप किसी भी तरह का जो है सेमी कंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोटिफाइड बाय द बोर्ड, अगर आप किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अंडर द नोटिफाइड बोर्ड के अंदर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको सेटअप या ऑपरेट कर रहे हैं तो इस तरह की जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकर्ट कर रहे हैं तो उस एक्सपेंडिचर पर भी आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर 2018 एंड 19, स्पेशल और स्पेसिफाइड बिजनेस। इस वाले असेसमेंट ईयर के लिए कौन क्या क्या है? पहला है डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, डेवलप करना या ऑपरेट करना या मेंटेन करना। डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं, क्या क्या डेवलप कर रहे हैं। एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप किया है आपने, मेंटेन किया है, और विद द कब किया है? 1 अप्रैल 2017 को या 1 अप्रैल 2017 के बाद। और ये न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में कौन कौन सी फैसिलिटीज आपकी इंक्लूड होती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, अ रोड इंक्लूडिंग टोल रोड, ब्रिज और रेल सिस्टम। अगर आप रोड को जो है रोड बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अब रोड में क्या क्या आ जाता है आपका? टोल रोड, ब्रिज और रेल सिस्टम, तो आपकी डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। हाईवे प्रोजेक्ट आपने ले रखा है या फिर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट या इरिगेशन प्रोजेक्ट आपने ले रखा है, या फिर आपने किसी तरह का पोर्ट बनाने का या एयरपोर्ट इनलैंड वेयरवेज बनाने का किसी भी तरह का प्रोजेक्ट ले रखा है तो भी आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर डिडक्शन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर आप किस तरह की डिडक्शन को इंक्लूड करते हैं, किस तरह की कंडीशंस हैं कि आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। नॉट सेटिंग अप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टेंट। मान लीजिए मेरा कोई एक बिजनेस था, मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बिजनेस में चला रही हूँ और मैंने उसको पहले से ही सेटअप कर रखा है और उसके बाद अगर मैं उसके ऊपर कुछ रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ या उसको अलग करके कुछ और प्रोड्यूस कर रही हूँ तो उस बिजनेस की डिडक्शन मुझे अवेलेबल नहीं होगी। एक न्यूली सेटअप बिजनेस होना चाहिए। यहाँ पर जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी फैसिलिटी की बात करी थी तो वहाँ पे एक वर्ड लिख रखा था मैंने, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फैसिलिटी आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी वाली को रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो उसकी प्रोडक्शन अलाउड नहीं होगी। नॉट फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर टू अ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ मशीनरी और प्लांट। अगर मान लीजिए कि जो मशीनरी ऑफ प्लांट है, मशीनरी है या फिर प्लांट है, उसको मैंने जो है यूज़ किया है पिछले साल, लेकिन मैंने सिर्फ उसका 10% ही यूज़ किया और उसके ऊपर अगर मैं किसी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ या उसके ऊपर किसी तरह का और ख़र्चा कर रही हूँ तो मुझे डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने 20% से उसको ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसके बाद अगर मैं कुछ ट्रांसफ़र कर रही हूँ या फिर मैं उसके थ्रू एक स्पेसिफाइड बिजनेस को रन कर रही हूँ तो मुझे डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। एटलीस्ट 20% तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियसली यूज हो सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर आप जब स्पेसिफाइड बिजनेस के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, अगर 20% से कम है तो आपको डिडक्शन अलाउड हो जाएगी और 100% की डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती है। यहाँ पर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, डिडक्शन विल नॉट अवेलेबल अनलेस द अकाउंट्स ऑफ सच असेसीज ऑडिटेड बाय CA और एनी अदर क्वालिफाइड अकाउंटेंट। अगर किसी असेसी को डिडक्शन चाहिए तो वो सबसे पहले अपने अकाउंट्स को भी ऑडिट कराएगा। अगर वो किसी भी एक प्रिस्क्राइब्ड CA या किसी अदर क्वालिफाइड अकाउंटेंट के द्वारा अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराता तो उसको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन कब कब इसमें नहीं मिलेगी? नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करेंगे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे हमने अभी लैंड और बिल्डिंग के केस में किया था कि अगर आप लैंड या बिल्डिंग या किसी गुडविल को एक्वायर करने के लिए कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। डिडक्शन शॉल नॉट बी अलाउड। आपको डिडक्शन तभी भी अलाउड नहीं होगी जब अगर आपने सेक्शन 10AA और सेक्शन 80IA और सेक्शन 80RRB इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस में अगर आपने पहले से ही डिडक्शन ले रखी है तो आपको इसमें डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। या फिर अगर आपने यहाँ पर डिडक्शन ले ली है इस वाले सेक्शन के अंदर जो भी मैंने किया है तो आपको इन वाले सेक्शंस के अंदर डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी में ये जो हमने अभी ये पॉइंट्स कर रहे थे, सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ
द लॉस ऑफ वन बिजनेस फ्रॉम द अनदर बिजनेस, आप जो है एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉस फ्रॉम अ न्यू होटल और न्यू हॉस्पिटल कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग होटल और अ हॉस्पिटल। जैसे मान लीजिए मैंने एक होटल खोल रखा है, एक हॉस्पिटल खोल रखा है, मुझे होटल वाले से तो बहुत बड़ा लॉस हो गया लेकिन हॉस्पिटल वाले से प्रॉफिट हो गया, तो जो होटल वाले का जो लॉस है वो मैं उसके हॉस्पिटल वाले के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है। इफ देयर इज अनएब्जॉर्ब्ड लॉस, अगर किसी तरह का अनएब्जॉर्ब्ड लॉस है तो हम उसको कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे, आने वाले नए सालों में उसको सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसी स्पेसिफाइड बिजनेस से। जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने यहाँ पर जो होटल का लॉस था वो मैंने हॉस्पिटल के लॉस से कवर अप कर लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ से कुछ अमाउंट बच जाता है, मान लीजिए मेरा 10,000 रुपये अभी भी बच गया, मेरा लॉस जो है आगे मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी कि मैं अगले साल इसको सेट अप कर लूंगी, तो वो मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मेरा होटल वाले में फिर से लॉस हो गया तो वो वाला लॉस तो फिर मैं हॉस्पिटल से सेट ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन जो मैंने कैरेट फॉरवर्ड 10,000 रुपीज़ किया था वो मैं दोबारा से इसमें से सेट ऑफ नहीं कर सकती। जब तक मुझे होटल वाले में प्रॉफिट नहीं होगा तब तक मैं उसको सेट ऑफ नहीं करूँगी। ठीक है, तो वो उसी सेम अकाउंट से ही सेटअप होगा। फिर नेक्स्ट है पेमेंट टू रूरल डेवलपमेंट फंड। अगर आपको किसी भी तरह से रूरल डेवलपमेंट फंड में आपने पेमेंट करी है तो उसकी भी 100% की डिडक्शन अलाउड हो जाती है। अगर एसएससी ने सम जो है यानी जो अमाउंट है वो अगर पे किया है नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट सेटअप एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया है तो इसकी डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन कहाँ पर उन्होंने जो है फंड कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट में या फिर नेशनल पॉवर्टी एरेडिक्शन फंड में। ठीक है, इन दोनों फंड्स में अगर उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो ही डिडक्शन अवेलेबल होगी। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। अगर आपने अपना एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेंडिचर किया है उस एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, तो उसकी डिडक्शन आपको 100% के अलाउड हो जाएगी। नेक्स्ट है अगर आपने किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर किया है स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में तो आपको जो है कंपनी अगर इनकर करती है कोई भी एक्सपेंडिचर, लेकिन वो एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से लैंड या बिल्डिंग को एक्वायर करने से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ऑन एनी स्किल, किसी भी स्किल के ऊपर या किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि नोटिफाइड है बाय द बोर्ड, तो आपको डिडक्शन जो है 100% की अलाउड हो जाएगी। आज हम यहीं तक की ही डिडक्शंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट डिडक्शंस। तो आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।